नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय क्वाड सम्मेलन पर लगी हुई हैं जो जापान के राजधानी टोक्यो में चल रहा है, क्योंकि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानों की नियुक्ति की देखरेख में ये पूरी बैठक चल रही है, जिसमें चीन को घेरने की रणनीति प्रकारांतर से चल रही है और उसमें बहुत कुछ सफलता मिली है। मौजू भी है ये चीन को कुछ बताने की, कुछ समझाने की। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि चीन क्वाड सम्मेलन के बीच में एक ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर सका है जो बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले की योजना बना ली है। ताइवान पर आक्रमण करने की क्या योजना है, एक ऑडियो लीक हुआ है, बड़ी खबर। और इस खबर के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चीन ताइवान को पूरी तरीके से कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका की त्योरियां चढ़ चुकी हैं, पूरी दुनिया की नजर चीन के इस हिमाकत पर लगी हुई है एक ऑडियो लीक होने के बाद, क्योंकि इसमें आक्रमण कैसे किया जाएगा और किस तरीके से ताइवान को कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी जानकारी मिल रही है। इस मामले में पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले पर हमारे साथ अभी कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार गुलरेज शेख जुड़ेंगे, जो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बड़ी खबर है, ताइवान पर चीन के हमले की एक बड़ी योजना का खुलासा हुआ है, जिसमें चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो सैन्य अधिकारी है, वो किस तरीके से ताइवान पर हमला किया जाएगा, उस हमले की पूरी जानकारी और पूरी रणनीति के बारे में खुलासा हुआ है और ये ऑडियो लीक भी हो गया है। तो एक बड़ी खबर इस क्वाड सम्मेलन के दौरान ही जो आ रही है और पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर के चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं गुलरेज शेख। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। और चूंकि खबर अभी कुछ ही देर पहले ये वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों इस समय ये ऑडियो लीक हुआ है और इस ऑडियो लीक होने के मायने क्या हैं। क्या सचमुच चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है या कोई बड़ी रणनीति बनाई हुई है, और अगर ऑडियो लीक हो गया है तो क्या चीन मान जाएगा, और अगर नहीं मानेगा तो क्या अमेरिका चीन पर हमला कर सकता है। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन गुलरेज भाई, आपसे सीधा सवाल यह है कि इस ऑडियो के लीक होने के मायने हैं क्या? देखिए दिवाकर जी, ये जो ऑडियो है यूट्यूब चैनल ने लगभग 58 मिनट का लीक किया है, जो कि मैंड्रिन में है। और यूएस एक्सपर्ट ऑन डिफेंस है, वो कह रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस प्रकार से माइक्रो डिटेल्स के साथ बात की है कि अमाउंट ऑफ ट्रूथ कितने होंगे, कौन से एरिया पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा, दूसरी फैसिलिटी जैसे कम्युनिकेशन हुआ, ब्लड बैंक हुआ, आर्टिलरी सपोर्ट हुआ, इन सबको किस प्रकार से अचीव किया जाएगा। तो और यदि सपोज करें कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह से उनके कम्युनिकेशन को बाधित करता है, तो उसमें वो ये भी बोलते हैं कि हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं और 16 लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, उनके पास जो 0.5 से लेकर 10 मीटर तक के हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजेस दिखा सकती है। तो उसका विषय में ये बताया है। उसमें फिर आगे ये भी कहते हैं वो कि 4 कंपनीज हैं, जैसे एक है ऑर्बिटा, फिर एक है शेंजिन एरोस्पेस, इनको काम दिया जाएगा। तो बड़ी डिटेल के अंदर उन्होंने इन सब चीजों को किया है। फिर वो बहुत डिटेल में इसके ऊपर भी संवाद करते हैं कि जो उनका प्रांत है गोंगडोन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप मान के चलें कि जैसे ही हमला होता है ताइवान के ऊपर, यदि सबसे ज्यादा कुछ न कोई अटैक होता है चाइना पर, तो वो गोंगडोन पर होगा। और थोड़ा मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर दिख सकता हो तो ये गोंगडोन इनका प्रांत है, यदि फोन में देख पा रहे हो तो। गोंगडोंग की विशेषता चीन के लिए वही है इंडस्ट्रियली जो महाराष्ट्र की हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि चाहे इनकी फर्नीचर कैपिटल जिसको कहते हैं, चाहे हाईटेक कैपिटल जिसको कहते हैं, वो सब गोंगडोंग में आती है। फिर वहां से नजदीक है हांगकांग, वहां से नजदीक आता है मकाऊ। तो ये सब चीजों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बचाया जाए, वहां पर किस प्रकार से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस किए जाएं, किस प्रकार से ब्लड बैंक्स की उपयोगिता लाई जाए, तो इन सब चीजों पर माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में बात की है। फिर उसमें ये भी बात होती है कि पहले कितने ट्रूप्स लाए जाएंगे, फिर बाद में कालांतर में कितने ट्रूप्स लाए जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस
कि ताइवान पूरी तरह से सरेंडर कर दे। तो ये जो है ना, मुझे इसके पीछे 2-3 कारण लगते हैं। एक तो स्पष्ट कारण है कि अभी सितंबर अक्टूबर में जो 20th पीपल्स कांग्रेस होने वाली है, जो थर्ड टर्म देगी शी जिनपिंग साहब को, और जिस प्रकार से कोविड की क्राइसिस चाइना में एक्सटेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को ये समस्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को शोकास्ट ऐसा किया था कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना जो है वो कोविड से बच गया, जबकि दुनिया बाकी उसकी चपेट में आ गई। तो अब उनके पास कुछ ऑप्शन बचता है कि अपनी वापस से थर्ड टर्म प्रेसिडेंसी को ला पाए, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसको कहते हैं ना कि जो पेट्रियोटिक भावनाएं हैं, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं चीन में, वो चरम पर आए। तो वो चरम पर कैसे आ सकती है? जो काम माओ सेतुंग नहीं कर पाए, जो काम डेंग शाओपिंग नहीं कर पाए, जो जियान नहीं कर पाए, जो हु जिनटाओ नहीं कर पाए, जिसके विषय में 70-75 साल से चीन कहता रहा है कि हमको ताइवान को अपने अंदर मर्ज करना है, वो काम कर दिया, तो थर्ड टर्म उनको मिल ही जाएगी। अब ये विषय उठता है दिवाकर साहब कि ये ऑडियो बाहर कैसे आया, क्योंकि आप चीनी कानून के हिसाब से चलें तो यदि ऐसी गोपनीय जानकारी को कोई भी व्यक्ति लीक करता है तो उसके लिए सजाए मौत का प्रावधान है। और ये जो बैठक थी, ये बड़े लोगों की बैठक थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की और मिलिट्री लीडरशिप की, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा है जो वैचारिक रूप से या तो सहमत नहीं है, या हो सकता है कि CIA के लिए काम कर रहा हो, या हो सकता है कि शी जिनपिंग विरोधी जो जियान फ्रैक्शन है, मत भूलिए ये बात की हु जिनटाओ के पहले जियान थे वहां के राष्ट्रपति, वो जियान एजेड हैं लेकिन आज भी बहुत एक्टिव हैं, और जियान जो है वो सबसे अगेंस्ट हैं शी जिनपिंग के। और जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सीक्रेट सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली दैट ऑफिस 112 और 116 क्या बोलते हैं जिसको, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं, उसकी रूपरेखा बनाने वाले एक तरह से वही थे, और आज भी उनके लोग वहां बैठे हैं। माना जाता है कि सिलिकॉन वैली जिसके ऊपर क्रैकडाउन किया है शी जिनपिंग ने, जिसमें जैक मा भी आ गए और दूसरे लोग भी आ गए, ये भी सब जो है जियान फ्रैक्शन से हैं। तो हो सकता है जियान फ्रैक्शन ने उसको लीक किया हो सकता है CIA ने लीक किया हो, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है ये बड़ी खतरनाक चीज है, और यूक्रेन के बाद एक और बड़ी क्राइसिस स्टार्ट हो सकती है। और आप ये मत भूलिए कि दुनिया की जो वैचारिक क्षमता होती है और स्मरण शक्ति होती है बहुत छोटी होती है। आज इराक ईरान जंग के बारे में थोड़े दिन में सब भूल गए, कोई बात नहीं करता। इराक वॉर जिस प्रकार से हुई कोई बात नहीं करता। अफगानिस्तान से अमेरिका जिस शर्मनाक भाव के साथ निकला, आज हम उसको भी भूल गए। अब लोग यूक्रेन को भी धीरे धीरे भूलने लगे हैं। तो ये चलता है, वो चीनी समझते हैं ये चीज। तो मुझे लगता है कि ये एक रियल थ्रेट है ताइवान के लिए, हो सकता है। और अभी सबसे अच्छा पीरियड है चीनियों के लिए मेरी नजर में कि वो अटैक कर सकते हैं। उनके ऊपर इतने सैंक्शन भी नहीं लग सकते। वो क्यों नहीं लग सकते, मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर। तो ये एक बड़ी कामयाबी हो सकती है कि चूंकि ऑडियो लीक हो गया, हालांकि लीक कैसे हुआ ये भी आप आशंका और संभावनाएं जता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब यूक्रेन पर हमला किया तो एक बड़ी महाशक्ति ने किस तरीके से पूरी योजना बनाई होगी 1 से 1.5 महीने या 2 महीने, आप कह सकते हैं 6 महीने के दौरान, और वो योजना लीक नहीं हुई और बाकायदा यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, और आज स्थिति जो भी है, जो अभी तक पहुंचा है, जहां तक ये लड़ाई की स्थिति जो भी बन रही है। लेकिन ताइवान पर हमले के पहले ऑडियो का लीक होना आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ताइवान पर चीन ने हमला किया नहीं कि अमेरिका तुरंत एक्टिवेट होगा, और अमेरिका के एक्टिवेशन का मतलब आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। पूरी दुनिया में आपके विश्लेषण की चर्चा होती है, मुद्दों की चर्चा होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर ये ऑडियो लीक हुआ और अगर इस लीक होने के बावजूद ताइवान पर हमला करने की हिम्मत कर सका चाइना, तो फिर पूरी दुनिया के सामने क्या स्थिति होगी?
देखिए, मैं जो बाइडेन साहब का बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उनका इंटेलिजेंस जो था वो रशिया के लिए भी सही था। वो बार बार कह रहे थे, वो तो कुछ तारीखें भी बताए थे जिसके बाद में हमला हुआ, उन्होंने तारीख भी दे दी थी कि रशिया इस तारीख को यूक्रेन पे हमला कर सकता है। तो सीआईए जो था वहां बहुत सटीक साबित हुआ। हो सकता है कि ये भी ऑडियो लीक कहीं ना कहीं सीआईए के माध्यम से हुआ हो, लेकिन क्या उसको रोक पाए? जवाब है, नहीं रोक पाए थे। फिर अभी अभी बाइडेन साहब ने कहा था कल परसों में, जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि यदि ताइवान पे हमला होता है तो अमेरिका के बीच में आएगा, उन्होंने हाँ कहा। लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी, उनकी जो सेक्रेटरी थी, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम ताइवान को आर्म करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सब कुछ करेंगे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, अमेरिका ने, उनके मीडिया ने भी उस चीज को डंप करना शुरू कर दिया कि बाइडेन ने ज्यादा बोल दिया, हम जो है वो उसको आर्म करेंगे। तो आर्म तो वो पहले से करते आ रहे हैं भाई साहब। आप मान के चले कि यदि ताइवान पर हमला होता है तो ताइवान को ये उसी प्रकार से सैन्य सहयोग सहायता देंगे, वो उससे कम दे पाएंगे। ताइवान एक आइलैंड है जिसकी घेराबंदी हो सकती है। यूक्रेन के पास तो फिर रोमानिया, पोलैंड, ये सब लगे हुए देश थे, तो ये आर्म्स देंगे, अम्यूनेशन देंगे, और अभी अपनी बिक्री भी बढ़ा देंगे आर्म्स एंड अम्यूनेशन की, लेकिन अपने सोल्जर्स को ये भेजने वाले नहीं हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात हो जाती है। जिस प्रकार से यूएस मीडिया ने डंप करना शुरू करी उस बात को, जिस प्रकार से उनकी खुद की सेक्रेटरी ने इस बात को बोल दिया कि नहीं, हम सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे, हम उनको सहयोग देंगे पूरा। गुलेश भाई, मैं एक सवाल कर सकता हूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि सीआईए ने ही लीक करवाया है इस ऑडियो को, क्योंकि लीक हो जाने के बाद जो लेजिटिमेट स्थिति होगी आक्रमण करने की अमेरिका की चाइना पर किसी भी जरूरत की स्थिति में, उसमें अमेरिका ये बताएगा कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, अमेरिकन आर्मी को क्यों इतने हार्ड स्टेप्स लेने पड़े। क्योंकि अमेरिका इराक पर, अफगानिस्तान पर हमला करने के पहले पूरी दुनिया को किस तरीके से गाहे बगाहे, जबरन, जिस भी तरीके से आप समझ लें, वो अपने तरफ करने की कोशिश करता है। रशियन स्टाइल में उसका आक्रमण नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुभव कहता है। नहीं, हो सकता है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हो सकता है ये सीआईए ने लीक किया हो, सीआईए का ऑपरेशन हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शीर्ष नेतृत्व में कुछ सीआईए के लोग भी हों, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है हम सबके लिए भी कि यदि इस कम्युनिस्ट पार्टी में भी सीआईए के लोग हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, मैं एक रियलिस्ट हूँ, जिसको रियलिस्ट की थ्योरी माना जाता है जियोपॉलिटिक्स में। मैं एक रियलिस्ट हूँ। चाइना अफगानिस्तान नहीं है, चाइना जो है वो सर्बिया नहीं है, चाइना जो है वह इराक भी नहीं है। चाइना अपने आप में एक शक्ति है, और हमने देख लिया कि रशिया के ऊपर क्या हमला करने के लिए पूरा के पूरा नेटो होकर भी कर पाया? उत्तर है, नहीं कर पाया। फिर थोड़ा सा आप जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का समावेश कर लें। जितने सैंक्शंस आज की तारीख में रशिया के ऊपर लगे हैं, मेरे हिसाब से अगर आज जंग होती है, आगे होती है तो हो सकता है, लेकिन आज की तिथि में यदि जंग होती है ताइवान की, तो उसमें अमेरिका उतनी सैंक्शन भी नहीं लगा पाएगा, ना वेस्ट लगा पाएगा। उसका कारण यह है कि रशिया के ऊपर ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं। उसकी वजह से वैश्विक जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी है। जबकि आप देखिए, रशिया बेचता क्या था? बेचने के नाम पर वो तेल बेचता था और वो गैस बेचता था। लेकिन चाइना की यदि हम बात करें तो आज भी वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हालांकि धीरे धीरे उससे अलग होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिकन कंपनीज, विशेषकर आप बात करें, देखिए टेस्ला की बात करें, टेस्ला जो सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसकी सारी के सारी लगभग प्रोडक्शन यूनिट वहां चाइना में है। एप्पल की जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, हालांकि उन्होंने अब वहां से निकल के कुछ हिंदुस्तान में भी डाली हैं, कुछ वियतनाम में भी डाली हैं, लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी पूरी यूनिट्स वहीं पर हैं। जो उनकी लिथियम की सप्लाई है वो वहां से होती है। तो यदि इसके अगर चाइना के ऊपर आज सैंक्शन लगाए, तो आप मान के चलें कि मानव इतिहास में जितनी कभी महंगाई नहीं थी, और जिस प्रकार से मानव इतिहास में बोलूं या फिर स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में बोलूं, ऐसे एक्सचेंज कभी नहीं गिरे होंगे जो अब गिरेंगे अगर आज अटैक होता है और आज सैंक्शन लगते हैं। तो इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहे भाई साहब कि ऐसे सैंक्शंस नहीं लगेंगे। और चीन भी ये समझ रहा है। चीनी बेवकूफ नहीं है, चीनी बहुत शातिर है। मैं बोलता हूं
कि चीनी लोमड़ी की तरह शातिर लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये ऐसा समय है कि दो दो फ्रंट वेस्ट नहीं खोलेगा, एक फ्रंट तो यूक्रेन का खुला हुआ है जहां पे उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करना पड़ रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि कनाडा की जो आर्मी है उसके पास संसाधन कम हो गए हैं, जर्मन फौज के पास संसाधन कम होना शुरू हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन में इतना इन्होंने हथियार दिया है। आपको क्या लगता है कि यूक्रेन 90 दिन के बाद भी क्यों रजिस्ट कर पा रहा है? क्या यूक्रेन लड़ रहा है? नहीं साहब, हथियार पूरे के पूरे अपने कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस तो बोलते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर, इसलिए रशिया जो है वो एडवांस नहीं कर पा रहा। वैसा के वैसा मोर्चा एक और खोल देना मुश्किल होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर चाइना जापान के ऊपर हमला कर देता जिसके साथ अमेरिका का अलायंस है, या फिर ऑस्ट्रेलिया पर कर देता, या फिर फिलीपींस पे कर देता जहां पर उनका अलायंस है, तो वो रिएक्ट करेगा। लेकिन ताइवान के साथ ऐसा कोई अलायंस नहीं है। ये वही स्थिति बनेगी यूक्रेन वाली कि हम मदद तो देंगे लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, वैसे ही हम मदद तो लेंगे लेकिन जो ताइवान है वो कोई हमारे साथ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस में नहीं है, हम तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते एज ए कंट्री। आप समझिए कि क्या स्थिति बनेगी। गुलेश भाई मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन को बाहर से नाटो के देश अमेरिका सब मदद दे रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं और रसिया पर सैंक्शंस लगा करके मुश्किलों में डाल रहे हैं, लेकिन किसी की आर्मी यूक्रेन की धरती पर जाकर रूस के खिलाफ नहीं लड़ रही। आप कह रहे हैं ताइवान के साथ अगर चीन ने कोई जरूरत की लड़ाई करने की तो भी अमेरिका का स्टेप यही होगा, जबकि अमेरिका का यह बयान आ रहा है कि चाइना ने हिम्मत जुटाई अगर ताइवान को बर्बाद करने की तो हम फिर बैठे नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि हम आक्रमण का जवाब देंगे, और जवाब देने के लिए अगर बाहर से सहयोग देंगे तो ताइवान तो फिर चीन के आर्मी के सामने कुछ है ही नहीं, वो कैसे रेजिस्ट कर पाएगा? ताइवान गिर जाएगा। और देखिए, अमेरिका का जो आप बयान कोट कर रहे हैं ना, ये जो बाइडेन का बयान है, वो जो बाइडेन के बयान देने के तुरंत बाद ही उनकी सेक्रेटरी कह रही है कि हम ये नहीं कहा कि हम आर्म फोर्सेस भेजेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। वो उसके बाद उनके जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने यहां तक कि ये बोलना शुरू कर दिया कि बाइडेन कुछ ज्यादा बोल गए, हमारा मतलब जो था वो यह था कि हम उनकी मदद करेंगे। तब तो एक तरह से चाइना को एक खुली छूट दे रहा है अमेरिका की, भाई आक्रमण कर लो, बिल्कुल खुली छूट मिल रही है भाई साहब। कर ही नहीं सकता किसी भी तरह के सहयोग की स्थिति में। नहीं, अगर आप और दोनों ताइवान को उतना जी नहीं, मैं तो ये दूसरी बात कहूंगा, ताइवान को उतना शस्त्र अस्त्र भी नहीं पहुंचा पाएंगे ये लोग, क्योंकि देखिए जो यूक्रेन है, यूक्रेन से पोलैंड वगैरह की सीमा लगती है, इसलिए वो नेटो कंट्रीज के माध्यम से, यूरोपियन कंट्री के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि चीन की नेवी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, यदि उसको पूरा घेर लिया तो ये हथियार भी नहीं भेज पाएंगे। और कुछ दिनों पहले मेरे खुद का एक संवाद हुआ था जेड टेरर जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता हैं साउथ एशिया के लिए, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस पूरे रीजन के लिए। तो उनसे मेरी संवाद हुआ था, एक टीवी चैनल ने मुझे ही बुलाया था उनसे प्रश्न करने के लिए। तो मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया था जिसका मुझे गोलमोल जवाब मिला, सही जवाब नहीं मिला। मैंने उनको ये कहा था कि ताइवान की आप बात करते हैं, लेकिन ताइवान एक आइलैंड नेशन है और आप उसको शस्त्र दे रहे हैं। आप शस्त्र कैसे दे रहे हैं उसको? आप उसको F-16 दे रहे हैं, लेकिन F-16 जो है वो गलत हथियार है उसके लिए, क्योंकि F-16 को रनवे चाहिए लंबा उड़ने के लिए। चीन सबसे पहले यही काम करेगा कि उसका रनवे फोड़ देगा। तो आप क्यों नहीं उसको F-22 देते हैं, आप F-35 देते हैं जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से वो टेक ऑफ कर सके और लैंडिंग हेलीकॉप्टर की तरह कर सके। उसी प्रकार से आप उसको बड़े बड़े हथियार देने की जरूरत नहीं है, आप उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दें ताकि स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है कि ऐसे हथियार दे रहा है जो चल ही नहीं पाएंगे समय पड़ने पर, क्योंकि इतना छोटा कंट्री है, उसके पास कोई ऐसी टोपोग्राफी नहीं है कि F-16 उड़ पाए उसके लिए। गुलेश भाई, मैं जवाब नहीं आया जो भी बता रहे हैं, का। जो भी बातें बता रहे हैं उस पे सवाल इतने बन रहे हैं कि उन सवालों का जवाब और छोटे छोटे में ही दीजिए, तब तो अमेरिका अपने आप को और कमजोर कर रहा होगा। क्योंकि यूक्रेन को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश अमेरिका ने की और रूस को एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं रोक पाए। वो रूस को जो करना था वो कर दिया और आगे कर भी रहा है। सैंक्शंस भी लगाए हैं, रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जैसा कि आप भी जानते होंगे, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के
बहुत अच्छे जानकार हैं कि जर्मनी ने तो अब रूबल में पूरा व्यापार करने का निर्णय ले लिया है, कल फ्रांस भी ऐसा कर सकता है। मेरा सवाल यह है कि ताइवान को हथियार सप्लाई करने के बाद या ताइवान को मिलिट्री इक्विप्ड कर दिया और ताइवान लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहा और चीन अपनी कारस्तानी करके उसमें सफल हो गया, तब तो ये क्वाड की बैठक और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अमेरिका के जो बाइडेन अमेरिका के लिए सबसे असफल राष्ट्रपति सिद्ध हो सकते हैं, जहां अमेरिका की इतनी किरकिरी हो जाए कि अमेरिका की जो साख है वो खत्म हो जाए। ये स्थिति बन सकती है गुल्लेश भाई। देखिए, क्वाड अलग चीज है, क्वाड एक तरफ का, दूसरा तरह का अलायंस नहीं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ये सवाल ये है बहुत सीधा सा, ताइवान अकेला हो जाएगा? चीन, अगर जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें चीन हमला करना चाहता है, बहुत सीधे सीधे सवाल है। अब चीन जब हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा, क्योंकि अमेरिका एक ताकत है। और आप जैसा कह रहे हैं कि अमेरिका उस स्थिति में ही नहीं होगा कि उस तरह की सहयोग या समर्थन दे पाए, सहायता दे पाए, तब तो चीन के सामने उसने एक तरह से एक भेड़िया के सामने एक छोटा सा जानवर छोड़ने के बराबर हुआ। तो भद तो अमेरिका की पिटेगी ना। मेरा सवाल यह है। देखिए, बी रियलिस्टिक, आप बिल्कुल रियलिस्ट हो, और जो जियो पॉलिटिक्स चलती है ना, ये सच्चाई पे धरातल पे चलती है, जो बहुत हार्श होती है। आज यदि अमेरिका चीन के खिलाफ कार्रवाई करता है तो जो सैंक्शंस लगेंगे आपस में एक दूसरे के खिलाफ, वो फिर अमेरिका की इकोनॉमी को भी बहुत बुरी तरह से तबाह करेंगे। फिर चीन के पास जितने अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, जिस तरह से वो बेचेगा, उससे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल होस्टेज रिलेशनशिप, कि आपने एक दूसरे को होस्टेज बना रखा है। चीन ने इतने बॉन्ड्स ले रखे हैं डॉलर के कि वो डॉलर को और उसके बॉन्ड्स को यदि मार्केट में बेचना शुरू करेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी खराब होगी। लेकिन चीन क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि यदि चीन ने ऐसा किया तो फिर अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगी, तो चीन की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में इसे कहते हैं म्यूचुअल होस्टेज रिलेशन, एक दूसरे को बंधक बना के रखना। तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को बंधक बना रखा है। और यदि आप बात कर रहे हैं जो बाइडेन साहब की, जो बाइडेन की इज्जत गिर जाएगी, अमेरिका की इज्जत गिर जाएगी, तो ये चीजें जो है ना, ये अभी से नहीं चल रही हैं। आपको याद होगा शायद बराक ओबामा के समय जापान के थोड़े चाइना से क्राइसिस होना शुरू हुए थे सेंकाकू आइलैंड्स में, जो कि साउथ चाइना सी के इधर आते हैं, ईस्ट चाइना सी के इधर। तो सेंकाकू आइलैंड के विषय में जब बराक ओबामा ने कहा था कि यदि चाइना सेंकाकू आइलैंड पर हमला करता है तो हम बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रीटी है जापान से वो मेनलैंड जापान के लिए है, ना कि कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स के लिए। तो ये बात किसके लिए कही थी उन्होंने? जापान के लिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय से उनका ट्रीटी बाउंड अलायन है। फिर आप डोनाल्ड ट्रंप के समय देखें कि ईरान ने जो इराक की अमेरिकन बेसिस थी उस पे मिसाइल हमले किए, जब वो सुलेमानी को जब उन्होंने ड्रोन से मारा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान पर हमला होगा, लेकिन ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप आए, एक दो शब्द बोले, एक आध 1.5 मिनट का स्टेटमेंट दिया और चले गए। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अमेरिका जो है ना, पीछे, हर राष्ट्रपति जो है पीछे पैर लेता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका खत्म हो गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर बट नॉट डिफीटेड पावर। डिफीटेड पावर नहीं है, और उसने ये दिखा दिया अभी यूक्रेन की जंग में कि वो कितने भी सशक्त शत्रु हो उसको परेशान तो करने की हैसियत रखता है। रशिया आज जो है, रशियन फौजों का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो देख के दिखता है कि यूक्रेन में यदि कम से कम भी इनके 600-700 जो टैंक्स थे वो बर्बाद हो गए हैं। 10 से 12 हजार, कंजर्वेटिव लेवल पे बात करता हूं मैं, कि यदि एक आर्मर्ड यूनिट में 3-3, 4-4 भी सोल्जर्स थे तो 10,000, 12,000 सोल्जर मारे गए। मैं आपको इसी पे रखना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऑडियो लीक हो गया, अब आप क्या देखते हैं कि ऑडियो लीक होने के बाद ताइवान परिक्षेत्र में किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिका के जो सहयोगी हैं, क्योंकि ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं जिस भी स्तर पर है। मेरा सवाल यह है कि क्या ताइवान सचमुच मुश्किलों में घिर रहा है? क्या ताइवान मुश्किल में है भाई साहब? वो ताइवान जितना वहां पर चाइना में कोविड फैलेगा, जितना चाइना में पॉलिटिकल स्थिति खराब होगी,
उतना ज्यादा खतरे के बादल ताइवान पे मंडराएंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर बहुत दूर नहीं है। 20 जो कांग्रेस होगी, पीपल्स कांग्रेस होगी, जिसमें शी जिनपिंग को तीसरी बार अपना कार्यकाल लेना है, तो उसके पहले उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि चीजें घर पे नहीं संभलती हैं तो उग्र राष्ट्रवाद जागृत करने हेतु उनको कुछ ना कुछ करना होगा। वो कुछ ना कुछ ताइवान में होगा। देखिए, वो हिंदुस्तान पे नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान पे करेगा तो चाइना विल गेट अ ब्लडी नोज, तो चाइना का बहुत नुकसान होगा। तो चाइना वो काम नहीं करेंगे। वो सबसे सॉफ्ट टारगेट, सबसे जो हल्का टारगेट है वो ताइवान है उनके सामने, जो मुझे लगता है कि कुछ दिन, 8-10 दिन टिक पाएगा, वो सरेंडर कर देगा। और ऐसा अमेरिका होने देगा, बस हथियार सप्लाई करेगा, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, अमेरिका हथियार सप्लाई करने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा, और कुछ सैंक्शन लगाएगा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे रूस पे सैंक्शन लगे हैं वैसे चाइना पे नहीं लगेंगे, क्योंकि उससे फिर दुनिया भर में वैश्विक मंदी और इन्फ्लेशन शुरू होगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, और आज भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। और मुझे तो दूसरी चीज एक वो लगती है कि हो सकता है, देखिए ये मेरा गैस है, ये गलत हो सकता है, कि जो चीन से लगे हुए चाइना के सबसे नजदीक आइलैंड्स हैं, वहां की जो आर्म्स, वहां पर स्टेशन आर्मी है, ताइवानीज आर्मी, यदि उनका कम्युनिकेशन कट कर दे पूरी तरह से चाइना, उनको सरेंडर करने पर पैसा देकर या कम्युनिकेशन टाइज कट करके एक तरह से बंधक बनाकर उनसे आत्मसमर्पण करवा दे, तो मॉरल अपने आप ही डाउन हो जाएगा ताइवानीज का। फिर उसके बाद वो एक बेस बन जाएगी, उससे आगे बढ़ के हमला करना और आसान पड़ेगा। अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कर रहे हैं, जो कि आपका प्रेडिक्शन है, और ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो अक्टूबर नवंबर तक बनने जा रही है, बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं। सवाल ये है कि फिर अमेरिका बस हथियार को सप्लाई करेगा और दूर दूर से ये कहेगा कि हम आपके साथ हैं, आपको हम बचाए रखेंगे, और चाइना जिस स्थिति में होगा निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगा। उन परिस्थितियों में अगला सवाल जो आपसे है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत ताइवान का सपोर्ट क्यों करेगा। भारत, आप ये समझिए ना कि हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। जब हम एक बड़ी शक्ति से लोहा ले रहे हैं, चीन से, और अच्छी तरह से ले रहे हैं, हम चाहे क्वाड के माध्यम से अपनी ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, तो हम ताइवान को, हम जिसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते एज ए नेशन, हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। लेकिन हम अपनी सेना क्यों भेजेंगे? आप बताइए ना कि हम नहीं, सेना भेजने का मतलब ही नहीं है, कुछ सेना तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत अहम सवाल है, राजनयिक मिशन के तहत भारत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाइना का इस कदर दबाव बनाया जाना उसकी तरफ से, और इस कदर उसका प्रभावी होना, क्या भारत यूं ही इसको एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, भारत डिप्लोमेटिकली पूरा समर्थन देगा स्टेट ऑफ ताइवान को, कंट्री ऑफ ताइवान को, जिसको कंट्री बोले, स्टेट बोले, जो भी बोलते हैं आप, लेकिन वो कंट्री की तरह ही काम करती है। अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, सब कुछ करती है। तो उसको पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट पूरा देगा हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान की सेनाएं तभी जाएंगी, नहीं, सेना जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर जी फौज भेजता है तो हो सकता है कुछ सिनेरियो बदले, लेकिन जब तक अमेरिका अगर अपनी फौज खुल के नहीं भेजता, जैसे भेजी थी वियतनाम में, या जैसे भेजी थी अफगानिस्तान में या इराक में अपने ट्रूप भेजे थे, तब तक तो प्रश्न नहीं उठता, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों पढ़ाई आग में चलेंगे। बिल्कुल गुलेश भाई, चूंकि आपका बहुत कीमती समय हमने लिया है, चूंकि आपको कहीं जाना है, लेकिन समअप करने से पहले, चूंकि इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग अक्सर चर्चा में होते हैं, चूंकि मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपके इन पूरे जवाबों के साथ मैं इसको समअप करूंगा कि जिस तरीके से अगर ये स्थिति बनी है, तो ऑडियो लीक होने के पीछे भी अमेरिका का एक बड़ा हाथ हो सकता है, और अमेरिका एक बड़ी तैयारी में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसमें अमेरिका ने जिस तरीके से रूस को घेरने की कोशिश की, कोई बहुत बड़ी सफलता न मिलने के बाद अगर ताइवान के मामले में अमेरिका ने चीन को यूं ही छोड़ दिया और बस बाहर समर्थन देता रहा, तो अमेरिका की भद पिटनी तय है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यह जरूरत चीन ने की, तो अमेरिका पूरी तरीके से एक वॉर की स्थिति में होगा और चीन को सबक सिखाने की शुरुआत करेगा, उसका परिणाम चाहे जो हो। और मैं गुलरेज भाई मानता हूं कि अगर यह स्थिति बनेगी, तो वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने का एक पहला ग्लिम्स होगा, जिसका हस्र कब
और क्या होगा और वो युद्ध किन किन परिस्थितियों में आगे बढ़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत की झलक हो सकती है अगर ऐसी स्थिति बनी। जहां तक मेरा मानना है कि जो आप कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर तक बेहद मुश्किलों भरे स्थितियां हो सकती हैं। कम से कम ताइवान के मुद्दे पर जिस तरीके से शी जिनपिंग को अपने आप को प्रभावी बनाना है और लाल झंडे तले चाइनीज राष्ट्रवाद को पूरी दुनिया में उसको मजबूत करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एबी स्टार न्यूज में हमारे साथ बातचीत की और अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलेश भाई। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर गुलेश शेख ने बताया कि ये जो ताइवान के मुद्दे पर एक ऑडियो लीक हुआ है चीन के किसी बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से, जो बातें कही गई थी ताइवान पर हमला करने और ताइवान को किस तरीके से कैप्चर करना है, उस पर अपने आप को प्रभावी बनाना है, चाइनीज वर्चस्व को कायम करना है। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची है। लेकिन ऑडियो लीक होने के बाद जो स्थितियां और सिनेरियो बनने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, बेहद मुश्किलों भरे हो सकते हैं, जहां तक पूरी दुनिया के शांति को कायम रखने की बात है। लेकिन इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है और भारत सहित पूरी दुनिया की भूमिका क्या हो सकती है, कम से कम चाइना के उस हिमाकत को रोकने की जिसके लिए वो बड़ी तैयारी कर चुका है और आगे करने की कोशिश करेगा। क्योंकि चाइना ये मानता है कि अब वो बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और सैन्य ताकत और आर्थिक शक्ति की बदौलत वो किसी को भी अपने सामने झुका सकता है। कहां तक चाइना कर सकेगा अपनी हिमाकत और क्या वो उसमें सफल रहेगा, पूरी दुनिया चाइना के इस दुस्साहस का क्या जवाब देगी, इस हर एक जानकारी पर हम आपको जरूर जोड़ेंगे और आपकी राय जानेंगे, आपका विचार जानेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी स्थिति इस समय पूरी दुनिया के सामने आ खड़ी हुई है वो वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने का संकेत तो दे ही रही है। हालांकि हम कामना करेंगे ईश्वर से कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।